केस आपको लास्ट टाइम बताया था, जब सेम एटम हो, है ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, या फिर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। और दूसरा केस बताया था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के उसमें हमने क्या किया था, केस टू के अंदर हाँ सुनो जरा, केस टू के अंदर हमने पहली बार क्या लिखा था कि जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, जीरो, है ना, ये हमने डिस्कस कर दिया था। जैसे मान लो दो एटम है ए और बी, और इससे मिलके जो मॉलिक्यूल बना वो है ए बी। तो यहाँ ए और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑफ ए एंड बी, वो क्या था, रफली इक्वल टू जीरो था, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैंने बताया था 0.7 से कम है, तो आप उसको ऑलमोस्ट जीरो मान लो। दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से कम है तो आप उसको मान लो जीरो। आ रही बात समझ में? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से ज़्यादा है तो फिर वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया है, CH4। और यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, वो रफली इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, जीरो। आ रही बात समझ में? तो ये केस लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर दिया था कि जब दो एटम जिनके बीच में आप बॉन्ड बना रहे हो एटॉमिक रेडियाई मेजर करने के लिए, है ना, जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहे हो और इनके बीच में आपको एटॉमिक रेडियाई मेजर करना है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से कम है, तो उसको जीरो मान लेंगे। और उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेडियस फॉर्मूला होगा या DAB होगा, वो क्या होगा, RA+RB। ए और बी के रेडियस का क्या किया था, सम किया था ना, ये लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था। अब आपको करना है बी केस। सेकंड केस क्या है, हाँ, व्हेन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम नॉट इक्वल टू जीरो। जब दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है, अब अपन इस केस पे काम करेंगे, है ना। तो उस केस में जो एटॉमिक रेडियाई है, इन सच केस एटॉमिक रेडियाई मेजर बाय टू फार्मूले, दो फार्मूले यूज करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि इस केस में, इन दिस केस एटॉमिक रेडियाई मेजर बाय फॉलोइंग फार्मूला। एक है स्टीवेंसन एंड शूमेकर, दो साइंटिस्ट थे, स्टीवेंसन और शूमेकर। और दूसरा है पोर्टर फार्मूला। कौन सा है, पोर्टर फार्मूला। तो इसके अंदर दो फार्मूले हैं आपके पास, एक है स्टीवेंसन एंड शूमेकर फार्मूला। एक तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे, कौन सा, स्टीवेंसन एंड शूमेकर फार्मूला, ठीक है। तो दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, DAB। क्या लिखेंगे, एटम ए और एटम बी की रेडियस का सम, एटम ए और एटम बी की रेडियस का सम लोगे -0.09। माइनस क्या करना है,
0.09 और मोड डेल्टा एक्स, ये है फॉर्मूला। मोड का मतलब क्या हुआ, वैल्यू भले ही नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको पॉजिटिव आंसर लेना है। ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मोड डेल्टा एच क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ये इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एटम। आगे बात समझ में। अभी अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या जी, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात सुनो। जब सबसे पहले तो ये है कि दो एटम के बीच में जब आप बॉन्ड बना रहे हो, तो मैंने क्या बोला कि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0.7 से कम है। तो उसको तो हमने राउंड फिगर में 0 मान लिया। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, अपन कौन सा केस पढ़ रहे थे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। जब कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में है, जब सेम एटम के बीच में, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की रेडियस सेम है ना। प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों एटम की रेडियस डिफरेंट हो। और डिफरेंट रेडियस का मतलब क्या हुआ, दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट। तो आप सुनो ध्यान से, अगर दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से कम है, तो आपको ऑलमोस्ट जीरो मानना है। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। तो ये पूरी प्रॉपर्टी पढ़नी है अभी अपने को, 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, उसमें भी हमने शुरू करी है एटॉमिक साइज। आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, पिछले टर्म पे ही बताया था कि जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। तो अगर दोनों एटम सेम है या इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, या तो दोनों एटम सेम हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, या जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये डिफरेंस क्या है इनका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0। तो आपको क्या मानना है, ये बॉन्ड पेयर दोनों एटम के सेंटर में होगा। समझ में आ रही बात। और जब सेंटर में होगा तो इन पे चार्ज क्या होगा, 0। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड, क्या बोलते हैं, है ना। और इन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर ये बॉन्ड पेयर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए, मान लीजिए बी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये कब होगा, जब बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अटैच करने की एबिलिटी बी की ज्यादा हो। दोनों की एबिलिटी बराबर है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अटैच करने की, तो बॉन्ड पेयर कहाँ होगा, सेंटर में। लेकिन मान लो बी की इलेक्ट्रॉन पेयर को अटैच करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड किधर खिसक जाएगा, बी की साइड। और बी पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ए पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये भी अपन सब सीखेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर दोनों के सेंटर में नहीं है। बॉन्ड पेयर किधर खिसक गया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बी पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, बी की इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ए से। तो यहाँ ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.7 से ज्यादा आएगा। तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। तो इसको लेके तुम परेशान मत हो। जब आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपको ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख के दी जाएगी। वरना मेरे सामने भी अगर कोई दो एटम है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, किसी को वैल्यू तो याद रहती नहीं है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो अगर मान लो दो एटम के बीच में आपको बोला जा रहा है कि नेचर बताओ, तो आपको उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी जाएगी। जब वैल्यू दी जाएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे कि वो डिफरेंस 0.7 से कम है या ज़्यादा है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक होने के बाद, तो समझ में आएगा। तो इसके इसमें अपन ने दो फॉर्मूलों का यूज करना है। पहला फॉर्मूला है अपना कौन सा, स्टीवेंसन एंड शूमेकर, ये दो साइंटिस्ट थे। तो ध्यान से देखो जरा, डी ए बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बना था, ये ए है और ये बी है, तो दोनों के न्यूक्लियस सेंटर को जोड़ने वाली लाइन थी, उसकी डिस्टेंस क्या थी, डी। ये ए है और ये बी है, तो दैट मीन्स इन दोनों के न्यूक्लियस सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड, उस बॉन्ड की लेंथ है डी ए बी। डी ए बी क्या हो गया, इक्वल टू एटम ए की रेडियस प्लस एटम बी की रेडियस, जो हमको निकालना है, जो हमें, और ये एक फैक्टर है -0.09। और ब्रैकेट में ये मोड क्या है, मोड डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
तो ये भले ही नेगेटिव है, आपको लेना कैसी है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मोड किया हुआ है हमने। आ रही ना बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को पहले नोट करो। और फिर दूसरा है पोर्टर फॉर्मूला, कौन सा? डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। माइनस नहीं है बेटा, वो बॉन्ड है वो। ए और बी के बीच का बॉन्ड है वो, माइनस साइन नहीं है। ये जो ए बी लिखा है ना, ये माइनस साइन नहीं है, बॉन्ड है ये। 0.09 एक कन्वर्जन फैक्टर है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.07 से ज्यादा है या 0.7 से ज्यादा है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जिसका यूज करना है हमें। हाँ, हाँ बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाएगी आपको ए और बी की, ठीक है ना। उससे फिर आप देखोगे उनका डिफरेंस 0.7 से कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आपको मानना है कि ये केस है, कम है तो इससे पहले वाला केस है। चलो इसको नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, अब सुनो। पोर्टर फील्ड ने इसको मॉडिफाइड किया, समझना ध्यान से। ये जो फॉर्मूला है स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला, इसको मॉडिफाइड किया किसने? पोर्टर फील्ड ने। पोर्टर फील्ड ने मॉडिफाइड क्या किया? यहाँ कर दिया 0.07, और ये डेल्टा एक्स इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। तो वो मॉडिफाइड फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड पोर्टर फील्ड फॉर्मूला। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये हो गया सबका नोट। तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करेंगे और दैट इज कॉल्ड पोर्टर फील्ड फॉर्मूला। तो सेकंड क्या होगा? पोर्टर फील्ड फॉर्मूला। ये है मॉडिफाइड फॉर्मूला। ये कैसा है? वो निकालना नहीं है, वो दी जाएगी वैल्यू आपको। हाँ, वो तो आप क्या, एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो, कुछ नहीं निकाल पाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा? डी ए बी आर ए प्लस आर बी माइनस 0.07, ये है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पर? दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एटम। आ रही बात समझ में? तो ये जो डेल्टा एक्स है, एक्चुअल में ये क्या होगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और एक्स बी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये आपको दी जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, इसको लेके आप परेशान मत हो। क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं PCl5 में फॉस्फोरस और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। हालांकि मैं आपको जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा तो लिखा दूंगा सब, लेकिन नहीं रहती अपने को याद, है ना। कितना याद रखोगे? क्यों भाई, कितनी चीजें याद रख सकते हैं अपन? तो मैं आपको लिखवा दूंगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे यार, है ना। तो बैट वो आपको दी जाएगी वैल्यू, उसको लेके आप ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना। तो एक्स और एक्स बी क्या हो गया? एक्स इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और एक्स बी क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एटम बी। एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स बी और ए की है एक्स ए। ठीक भाई? क्या चीज? हाँ, ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था उसी में तो मॉडिफिकेशन किया उसने। कुछ जगह फेल हुए होंगे जब भी किया था, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो आप समझो मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि जब नॉन मेटल है,
तो नॉन मेटल की रेडियस को निकालने के लिए अपने पास ये ट्रिक है ना। अगर होमो एटॉमिक है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों के न्यूक्लियर सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, उसकी लेंथ निकाल लो, आप कर दो। हेट्रो एटॉमिक है तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब अगर मान लो मेटेलिक एटम है तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है। मेटेलिक एटम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो उनकी रेडियाई निकालेंगे मेटेलिक बॉन्ड से। और अगर इनर्ट गैस है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो इनर्ट गैस के बीच में भी कोई बॉन्ड नहीं बनता, उनकी तो टेंडेंसी नहीं है कंबाइन होने की। तो उस केस में हम कौन सी लेते हैं रेडियाई? वान डेर वाल रेडियाई। क्या लेते हैं? वान डेर वाल रेडियाई। तो अभी हमने नॉन मेटल का केस किया है ये। तो नॉन मेटेलिक एटम है जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड? अब हम लेंगे मेटेलिक एटम। तो मेटेलिक एटम के केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड। और फिर हम लेंगे कौन से? इनर्ट गैस, जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो वहाँ हम लेते हैं वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स की हम हाफ करेंगे तो दैट इज वान डेर वाल रेडियाई, है ना। तो बेसिकली तो तीन केस हैं। उसके बाद आप चाहो तो आयनिक सॉल्ट भी ले सकते हो आप, जिसमें कौन होते हैं? कैटायन, एनाइन। लेकिन उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन आपको ध्यान देना है किस पर? जब कोवलेंट बॉन्ड को लेके आप नॉन मेटल ले रहे हो, मेटेलिक बॉन्ड को लेके जब आप मेटल ले रहे हो, और विदाउट एनी बॉन्ड वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जब कोई इनर्ट गैस है, तो इन तीन पे आपको वर्क करना है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई? चलो ये नोट हो गया सबका। अब जो सेकंड है वो है मेटेलिक रेडियाई, एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक एटम। चलो नेक्स्ट देखो, कर दूं आगे। तो दूसरा है मेटेलिक रेडियाई। तो ये है एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक एटम। ये क्या बनाते हैं? मेटेलिक एटम बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेटेलिक एटम आप कौन कौन से ले सकते हो? सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, ये सब मेटल हैं। तो अगर मेरे को किसी मेटल की एटॉमिक रेडियाई निकालना है तो हम मेटेलिक बॉन्ड का यूज करेंगे। किसका? मेटेलिक बॉन्ड का, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नेबरिंग मेटेलिक एटम बॉन्डेड बाय, समझना ध्यान से। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। बात सुना भाई ध्यान से। तुम्हारे मालूम है आधे क्लास के अंदर प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है और आप उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रयास करो कुछ समझने की। मैंने अभी कुछ कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी हैं जो आपको सीखना है, तो एटलीस्ट सीखने वाले पार्ट पर तो ध्यान दो। बोर्ड पे पीछे मुड़ा, बातें शुरू कर दी, क्या होगा? मेरा नुकसान तो होगा नहीं, नुकसान किसका है? थोड़ा ध्यान दो जरा। तो अभी मैं मेटेलिक बॉन्ड को यहाँ लाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। अभी आप ये समझ लो मेटेलिक एटम दो मेटेलिक एटम के बीच में बनेगा, है ना। तो मान लो दो मेटेलिक एटम है, एक है ये ए, ये मेटेलिक एटम कौन हो गया? ए। और दूसरा मेटेलिक एटम कौन है? ये बी है, ठीक है। ये होगा इनके न्यूक्लियस, ये ए का न्यूक्लियस है और ये, तो इनको जोड़ने वाली ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक बॉन्ड, है ना। दो एटम है मेटेलिक एटम, एक दूसरे से टच करके रखें
तो इनके न्यूक्लियस सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, मेटेलिक बॉन्ड। अब इसका क्या करना है अपने को, इसका क्या करना है, हमको हाफ करना है ना। तो ये जो है ये क्या है, डी ए बी, और ये डी ए बी क्या हो गया, तो यहाँ पे जो रेडियस है, ठीक है ना, जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डी ए बी बाई टू। बिल्कुल वैसी होगा जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, ऐसी कुछ होगा ना। काय बात पे ऐसी आ रही है इतनी, क्यों भाई। तो जो ए आइटम है और बी आइटम है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वैसी क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। तो जब आप इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, मेटेलिक रेडियाई, ठीक है ना। तो मेटेलिक एटम के केस में अपन इसको अप्लाई करेंगे, किसको, मेटेलिक रेडियाई को। ये लिखा है ना, डी ए बी बाई टू, मतलब दो से डिवाइड करो, ये भी तो आप होगा। डी ए बी हो गया आपकी मेटेलिक रेडियाई, लिखा है मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ना। डी ए बी का मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नेबरिंग एटम, जियो लगा लेना, टू नेबरिंग मेटेलिक एटम बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, मेटेलिक रेडियाई की, ठीक है। और तीसरा और आखिरी जो केस बनेगा वो किसका बनेगा, इनर्ट गैस का, जिनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस, अभी भी नहीं सुन रहे हैं ना, जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा, और दूसरे का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा। तो इसको बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्स। तो अभी बता रहे हैं कैसे, पहले इसको नोट करो। हो गया, शीट के आगे क्वेश्चन करे थे। चलो अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लोग तो तुम झेल नहीं पा रहे, चार की बातें कर रहे हो। हो गया भाई, नींद तो नहीं आ रही। चलो हो गया, समझ में आ गई बात। देखो सारे सब जगह कॉन्सेप्ट एक ही है ना, सब जगह कॉन्सेप्ट एक ही है, सिर्फ बॉन्ड का जो टाइप है वो अलग अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक ही है। दो एटम के न्यूक्लियस सेंटर की लाइन ले रहे हैं जिसको हम बॉन्ड लाइन बोल रहे हैं। अब नाम अलग अलग है क्योंकि बॉन्ड के टाइप अलग अलग हैं, फॉर्मूले सब वहीं चलेंगे, ठीक है। चलो कर रहा हूँ मैं इसको आगे, है ना। तो तीसरी कौन सी है, वॉन डर वाल रेडियाई। वॉन डर वाल, ये अब फिर बात शुरू हो गई है। ये अप्लाई किस पे करते हैं, अप्लाई इन केस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ, डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म। इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। दूसरा ये किस पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में भी कर सकते हैं, किसमें, इनर्ट गैस जहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनता, साथ में दो मॉलिक्यूल हैं, उनके अंदर भी हम किसको अप्लाई कर सकते हैं, वॉन डर वाल रेडियाई को। अब है क्या, इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ, क्या का, ये वॉन डर वाल रेडियाई, ये वॉन डर वाल रेडियाई ब्रैकेट में अप्लाई इन केस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, साथ साथ ये मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई करते हैं, किस पर, मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल। क्या, डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बनेगा,
हिंदी इंग्लिश की क्लास भी चल रही है क्या है? डू नॉट फॉर्म बॉन्ड का मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनना. तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नेबरिंग एटम. ठीक है. अटैक थ्रू वांडावाल फोर्सेस. समझना ध्यान से. जैसे ये एक एटम है ए और ये दूसरा एटम है बी. आप समझना ध्यान से. वांडावाल फोर्स है क्या? बात बंद करो भाई. वांडावाल फोर्स का मतलब क्या हुआ? ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया. यहाँ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा. समझ रहे हो ध्यान से. इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा. आ रही बात समझ में? जब आप दो एटम को एक के पास एक दूसरे के पास रखेंगे तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा. समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका है. तो ये न्यूक्लियस इसको अटैक करेगा और ये न्यूक्लियस इसको अटैक करेगा. इस एटम का न्यूक्लियस सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा और सामने वाले का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करेगा. तो ये होता है वंडरवाल फोर्स. है ना? तो देखो क्या होता है. एक डिस्टेंस तक तो दोनों एटम क्लोज आएंगे. आप समझना ध्यान से. जैसे इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक कर रहा है. करेक्ट. तो जब ये अटैक होगा तो क्या होगा? इसके पास आएगा ना. और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जैसी आया वो डिस्टेंस क्या हो गई? तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी तो होगा. अभी मान लीजिए ये दोनों एटम बहुत दूर हैं. ठीक है ना. तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? अटैक. और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक कर रहा है. तो दोनों एटम क्या आएंगे? पास. और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत पास हैं. तो उनमें क्या होगा? तो आपको वहीं तक लाना है जहां तक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है. और जैसी डिस्टेंस पर आए तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हुए तो क्या भागेंगे? दूर. तो आप यहीं तक लाओगे बस. तो वो डिस्टेंस क्या होगा? ये इसके पास लाओगे ना आप तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा. है ना. वांडरवाल फोर्स के अंदर दोनों एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आते हैं क्योंकि वहां तक तो क्या होगा? इधर के एटम का न्यूक्लियस इधर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक कर रहा है और इधर का न्यूक्लियस इधर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक कर रहा है. है ना. लेकिन जैसी एक डिस्टेंस पर आते हो तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट नहीं है. और जैसी एक डिस्टेंस पर आए दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज हैं तो उनमें क्या होगा? तो रिपल्सिव फोर्स आपको डोमिनेंट नहीं होने देना है. तो दैट डिस्टेंस इज दिस. अब इसको जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वांडरवाल बॉन्ड. इसको क्या बोलेंगे? और इसका जो हाफ है, वांडरवाल बॉन्ड का जो हाफ है वो क्या होगा? वांडरवाल रेडियाई. तो ये वांडरवाल जो रेडियाई है वो क्या होगा? समझ में आ गई बात? वांडरवाल रेडियाई का जो हाफ है दैट इज. अब अगर मैं तीनों को कंपेयर करवाऊं, तीनों रेडियस को, कौन कौन सी? कोवेलेंट रेडियाई जो कि नॉन मेटल में थी, मेटेलिक रेडियाई जो कि मेटल में थी, और वांडरवाल रेडियाई जो कि इनर्ट गैस में थी. बात बंद करो भाई जरा. तो अगर तीनों को कंपेयर करें तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किस में होगी और सबसे छोटी किस में होगी? बताओ भाई जरा. वांडरवाल रेडियाई पढ़ ली हमने. इससे पहले मेटेलिक पढ़ी. उससे पहले कौन सी पढ़ी? कोवेलेंट. कोवेलेंट के अंदर हमने केस करे थे तीन चार.
तो अगर तीनों को कंपेयर करें तो सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे बड़ी तो क्लियर दिख रही है, वंडरवॉल रेडियाई है। और सबसे छोटी होगी कोवलेंट। कोवलेंट में दो एटम एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करते तो मर्ज होते हैं, जबकि मेटेलिक के अंदर एक दूसरे से क्लोज हैं वो, और इनके बीच में गैप है। तो साफ साफ दिख रहा है बॉन्ड लाइन का सीक्वेंस। समझ में आ रही ना बात? तो वैल्यू आएगी ना, तो वैल्यू को तो कंपेयर करना आना चाहिए ना अपने को। कोई भी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू है आगे पीछे तो हो सकती है ना, छोटा बड़ा वो सब तो वहीं से डिसाइड होगा। चलो वही हो गया ये सबका। अब सुनो, अब तीनों को अपन एक साथ लें तो हमने कौन कौन सी पढ़ी? पहले कौन सी पढ़ी? कोवलेंट एडीआई। ठीक है, दूसरी कौन सी पढ़ी? मेटलिक रेडियाई। और तीसरी कौन सी पढ़ी? ये तीन पढ़ी। अब सुनो, तीनों के अंदर आपने क्या देखा? कोवलेंट रेडियाई के अंदर दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, तो इनके न्यूक्लियस सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन थी, जिसको हम बॉन्ड लाइन बोल रहे हैं, वो छोटी थी। अच्छा, यहाँ क्या किया था हमने? दो एटम को एक दूसरे से टच करके रखा था। क्या किया था अपन ने? टच करके रखा था, मर्ज नहीं किया था एक दूसरे में, है ना? ठीक। और फिर इनको जोड़ने वाली बॉन्ड लाइन थी मेटेलिक बॉन्ड। और यहाँ क्या किया था हमने? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा था। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है इनकी रेडियाई का ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्यों भाई? अगर अपन कंपेयर करें तो क्या होगा? आर कोवलेंट, है ना? इससे बड़ा कौन होगा? आर मेटेलिक। और इससे बड़ा कौन होगा? अब ये इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अभी पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा मैं। और ये लाइन को अच्छे से समझ लेना क्या लिखा है। ठीक है ना? क्योंकि अब ये चीजें आपके बार बार यूज में आएंगी। वांडावाल रेडियाई क्या होती है, कोवलेंट रेडियाई क्या होती है, और मेटेलिक रेडियाई। तो अच्छे से समझ में आ गया ना? सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी हुई? उससे छोटी। और सबसे छोटी कोवलेंट रेडियाई। क्लियर है? एक और है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, दैट इज आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई किस में अप्लाई करते हैं? इन केस ऑफ आयनिक सॉल्ट, है ना? आयोनिक रेडियाई। अप्लाई इन केस ऑफ आयनिक सॉल्ट। सुनो, आयनिक सॉल्ट में क्या होता है? एक कैटाइन, ये कौन है? और एक एनाइन होता है, ये कौन हो गया? एनाइन। तो कैटाइन एनाइन के न्यूक्लियस सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। और उसका जो हाफ है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई। तो वो कैटाइन से बड़ी होगी, एनाइन से क्या होगी? है ना? उल्टा भी हो सकता है, कैटाइन से बड़ा और एनाइन से छोटा। अभी कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा है। अगर मान लो कैटाइन बड़ा हुआ, एनाइन छोटा हुआ, तो एनाइन से बड़ी होगी और कैटाइन से क्या हो जाएगी? छोटी। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे अपन? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस सेंटर इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस सेंटर ऑफ, हाँ, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन एनाइन अभी आयनिक बॉन्ड में आएंगे। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा कैटाइन,
और कोई दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन, हाँ हो सकते हैं, नॉर्मली नहीं होते लेकिन मान सकते हैं अपन। इन आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर कैटायन और एनाइन के न्यूक्लियर सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई, उसका ऑफ करना है अपने को। क्या करना है? पहले वालों में भी मैंने ऑफ लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ऑफ। चलो अभी देख लेते हैं। हाँ अभी करवा देता हूँ मैं करेक्ट। होंडा वाल में भी ऑफ है। चलो ऑफ करवा देते हैं उसका, है ना, हाफ डिस्टेंस है ना। ठीक है, एक मिनट देखना जरा पीछे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हाफ लिखना भूल गए थे वहाँ। इट इज हाफ लिख लेना, इट इज हाफ द डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? it is half the distance between nuclei of two neighboring atom। हाँ, मेटेलिक में भी यही आएगा, और मेटेलिक में भी आप कर लेना, इट इज द, क्योंकि आप कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, हाफ लिखना भूल गए थे क्योंकि डिस्टेंस का हाफ कर रहे हो ना आप, उसी को तो रेडियस बोल रहे हो, बाकी तो सब जगह आप लेके आइए पहले। तो इसको जरा करेक्शन कर लेना, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इससे पहले तो लिखा था ना। चलो पहले ये करना, हाफ कर लिया, इसमें भी हाफ कर लेना, वांडावाल रेडियस में भी क्या कर लेंगे, हाफ। इट इज हाफ द डिस्टेंस, हाफ लिखना भूल गए थे हमने सिर्फ, ये भी हो गया। हाँ जल्दी बढ़ा रहा हूँ, चलो हाँ थोड़ा स्लो कर देते हैं स्पीड। तो एक तो तुम्हारी क्लास के अंदर क्या है ना, इतनी डिस्टरबेंस है, आप ये नहीं चुपचाप बैठे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं ये लोग। नहीं मैं दो तीन बार अगर फिर ज़्यादा हो जाएगा फिर मैं वहाँ से किसी को ला के बिठाऊंगा अंदर। इतने बड़े बच्चों को मैं तो कभी मारा नहीं, ना मैं मारता, है ना, छोटा बच्चा, मैं तो छोटों को भी नहीं मारता। क्या एक एक अभी तक अपने पूरे कैरियर में बस एक बार एक लड़का पिटा था मेरे हाथ से, और ऐसा पिटा था कि पैर लंगड़ाता हुआ घर गया है वो। डंडों से लगाई थी पिटाई। क्या चीज? कुछ नहीं, हमेशा के लिए सुधर गया था वो फिर। चलो भाई सुनो, थोड़ा सा करेक्शन ये था कि सब जगह आपको हाफ करना था, क्योंकि फिर बातें वही शुरू, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, चाहे मेटेलिक रेडियाई हो या कोवलेंट रेडियाई हो या फिर बॉन्डावाल रेडियाई हो, सभी के अंदर बॉन्ड का क्या करना है, आपको हाफ करना है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयनिक रेडियाई का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। बातें बंद करो भाई। आयनिक रेडियाई का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको मेजरली ध्यान देना है किसके ऊपर, कोवलेंट रेडियाई, वांडावाल रेडियाई एंड मेटेलिक रेडियाई, क्योंकि यहाँ से हम तीन टाइप के एटम की एटॉमिक रेडियस डिसाइड कर रहे हैं, इनर्ट गैस वांडावाल के थ्रू, नॉन मेटेलिक एटम कोवलेंट रेडियाई के थ्रू, और मेटेलिक एटम मेटेलिक रेडियाई के थ्रू। आयनिक रेडियाई की इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना, क्योंकि ये कैटाइन से बड़ा एनाइन से छोटा, या कैटाइन से छोटा एनाइन से बड़ी आएगी, आप बीच में से आप करोगे दोनों के साइज अलग हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। आपको जो ध्यान देना है वो तीन पर देना है। समझ में आ गई बात? अब सुनो, ये हमने जो दो फॉर्मूले लिखे, एक स्टीवेंसन एंड शूमेकर फार्मूला और दूसरा पोल्टर फील्ड,
इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। सबका हो गया नोट? तो जरा एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर 0.38 एंगस्ट्रॉम, 0.38 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया सबका नोट। एंड 0.72 एंगस्ट्रॉम। Radius of hydrogen and fluorine are 0.38 angstrom and 0.72 angstrom। ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के रेडियस हैं, है ना, रिस्पेक्टिवली। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर 0.38 and 0.72 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। आगे लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। क्या भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर 2.1 and 4 respectively। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड HF बॉन्ड लेंथ। फाइंड HF बॉन्ड लेंथ according to Stevenson and शूमेकर फॉर्मूला। ये है क्वेश्चन। हाइड्रोजन फ्लोरीन की आपको बॉन्ड लाइन निकालनी है स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूले से। ठीक है, आगे लिखना, आल्सो कैलकुलेट बाय पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। आल्सो कैलकुलेट बाय पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको ये बॉन्ड लाइन निकालनी है। किसकी? एच और एफ की। चलो करो जरा। फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, है ना। फॉर्मूले में क्या कर लेना है? बस इतना चेंज कर लेना है, टी ए बी की जगह क्या हो जाएगा? देखो भाई, डी ए बी की जगह क्या हो जाएगा? एच एफ। ये होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मूले का यूज करोगे तो अब हाइड्रोजन की रेडियस लेना है अपने को। किसकी रेडियस लेना है? हाइड्रोजन की रेडियस। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो ए और बी को आप डिफाइन कर दो बस। -0.09 और मोड, तो x इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। चलो करो जरा। आएगा भाई, 2.1 में से 4 माइनस किए तो कितना आएगा? मोड के साथ है तो वैल्यू कितनी है? वैसे 1.9 है, लेकिन मोड का मतलब क्या हुआ? प्लस में लेनी है। भले ही वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन मोड का मतलब क्या हुआ?
पॉजिटिव लेनी है ना आपको। हाइड्रोजन का रेडियस कितना है बोलो। प्लस फ्लोरीन का कितना है, माइनस। ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो आप, कितना आया। करो इसको कैलकुलेट। 1.1 माइनस 1.1 माइनस 0.17, तो कितना आ गया। 0.17 तक, 17 तक, 2 डिजिट तक रखो, कितना आ जाएगा 0.93 एंगस्ट्रॉम। हाँ, क्योंकि हमने एंगस्ट्रॉम में यूनिट ली है तो आंसर भी किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए हो गया। करो इसको जरा। ये तो किया किसके अकॉर्डिंग, स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग। अब आप इसको पोर्टर फील्ड के अकॉर्डिंग भी करो कैलकुलेट, है ना। अब आप इसी को कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू पोर्टर फील्ड। पोर्टर फील्ड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हुए करो जरा। ये हो गया। अब देखो पोर्टर फील्ड में आपको क्या करना है, सेम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन। अब क्या हो जाएगा, -0.07, और यहाँ मोड एक्स का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है ना, खाली एक्स लिख दो, है ना। और एक्स इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो ये तो वैल्यू वही रहेगी, 2.1 माइनस 4 कितना आया, -1.9। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना था 0.38, ये कितना था 0.72 माइनस 0.07, और ये आ गया कितना 1.9 का स्क्वायर। अब ये कितना है, इनको जोड़ा था अपन ने, कितना आया था 1.10 माइनस इंटू कितना है, इसका स्क्वायर कितना हुआ 3.61। आगे कैलकुलेट करो 3.61 को, 3.6 से कर दो आप, राउंड फिगर में कितना कर लो 3.6, तो 3.6 इंटू 0.07 कितना आया, कितना आया 1.1 माइनस 325 या 3 खाली, 3 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लो आप आंसर, है ना। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लो आप। चलो 0.32 माइनस किया तो कितना आया, 0.32 माइनस किया तो कितना आ गया, 0.325 है। 0.25 है। अब ठीक है, चलो ये कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया, ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग, और आप देख रहे हो उसमें 0.93 था, इसमें कितना आया 0.85। थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनमें, है ना। इसमें वो बोला जाता है कि किसके अकॉर्डिंग निकालना है। इसमें
नहीं नहीं, वो बताया जाएगा, ऐसे अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग आंसर अलग ही है। या तो पोर्टर फील्ड या फिर स्टीवेंसन, दोनों वैलिड फॉर्मूले हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जरा। ये हो गया सबका नोट। अब दूसरा क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है सी सी बॉन्ड लेंथ एज। सी सी bond length is 1.54 angstrom, है ना, and that of ClCl and Cl bond length is, ये है 1.98 एंगस्ट्रॉम। हाँ 1.98 एंगस्ट्रॉम। आगे लिखना। इफ if electronegativity of chlorine and carbon is, if electronegativity of chlorine and carbon is 3 and 2.5 respectively, if electronegativity of chlorine and carbon is 3 and 2.5 respectively, ठीक है, then find CCl bond length according to स्टीवेंसन, है ना, दोनों के अकॉर्डिंग निकाल लो आप, स्टीवेंसन एंड शूमेकर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया, आप चाहो तो दोनों कर लेना है, स्टीवेंसन शूमेकर के साथ साथ पोर्टर फील्ड। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रेडियस चाहिए किसकी, कार्बन एंड क्लोरीन की। कार्बन क्लोरीन की रेडियस यहाँ दी नहीं है, बॉन्ड लेंथ दी है, क्या दी है, और बॉन्ड लेंथ किसकी है, सेम, कार्बन कार्बन मतलब सेम एटम। तो सेम एटम की बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, आप कर देंगे ना डिस्टेंस का आप। हाँ और क्या, हाँ जो भी आई करो, रेडियस निकालेंगे, है ना, किसकी, आपको बॉन्ड लेंथ दी है CCl और CC, तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, हाफ। यही तो किया अपन ने, दो सेम एटम है उनकी बॉन्ड लेंथ का हाफ किया, वही तो उनकी रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी। ये एक फैक्टर है जो यूज़ किया जाएगा इस तरह के केस में। रेडियस तो पहले निकालोगे ना, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस चाहिए। हाँ तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, जैसे ये क्या बताया था, डिस्टेंस जो है या रेडियस जो है, जैसे कार्बन की रेडियस निकालेंगे तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, क्यों भाई, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है इसका अभी तो किया था हमने, रेडियस फॉर्मूले में यही तो लिखा था ना, DAB/2। जब दो सेम एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या फॉर्मूला लिखा था, DAB/2, यही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है बताओ जरा, 2 अपॉन, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ पूछी मैं, 1.54, तो 1.54 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया। अब दूसरा किसका निकालोगे आप, तो क्लोरीन की रेडियस निकालोगे, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, और ये कितना दिया है, 1.98 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, यही हुआ। अब स्टीवन फॉर्मूला क्या है,
बोला भाई, स्टीवन फार्मूला क्या है? क्या? चलो, अब स्टीवन फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? रेडियस ऑफ कार्बन, है ना, प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस एक्स, ये हुआ। और जो एक्स है, एक्स किसका है? कार्बन और क्लोरीन का। तो वो क्या होगा? कार्बन माइनस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कार्बन की कितनी दी है? 2.5। और क्लोरीन की कितनी है? 3। कितना आ गया? तो ये मोड में, इसका मतलब प्लस में लेना है आपको। अब ये आपने कितना निकाला? 0.77 प्लस माइनस 0.09। और ये वैल्यू आ गई कितनी? कर लो अब इसको। निकालो। ये हो गया डी। कितना आया? इनका सम कितना आया? 1.76 माइनस इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 0.25। 45 आएगा भाई। एक जना बोलो कोई भी। 0. 0.045 को माइनस किया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 1. ये आ गया आंसर। 1.715 सही है। 1. अच्छा, ये करा मैंने। अब इसी को कैलकुलेट करो किससे? शूमेकर तो हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो किससे? पोर्टर फील्ड। पोर्टर फील्ड से कैलकुलेट करो। तो पोर्टर फील्ड से शुरू की वैल्यू तो यही रहेगी, है ना। बस यहाँ 0.07 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 0.5 का क्या हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू पोर्टर फील्ड क्या होगा? बोलो। ये आ जाएगा कितना? माइनस, ये हुआ। तो ये तो यही रहेगा 1.76 माइनस 0.5 के स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.025। क्यों भाई? और 0.025 में 0.07 का मल्टीप्लाई करो। पॉइंट 0.175। अरे इसका पहले करो ना। 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.025। 0.25 इंटू 0.07 करो, कितना आया? 0. यही हुआ। अब इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1. कितना किया इसका? 1.6, 1.745। यही है ना 1.7425 एंगस्ट्रॉम। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? पोर्टर फील्ड के अकॉर्डिंग। किसके? पोर्टर फील्ड के अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन लिखना।
चलिए हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आर्सेनिक और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है NaHCl3, फिर बातें शुरू हो गई। आर्सेनिक क्लोराइड में आर्सेनिक और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2.2 एंगस्ट्रॉम। 2.2 is 2.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। कैलकुलेट 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 कोवेलेंट रेडियस ऑफ आर्सेनिक। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कोवेलेंट रेडियस ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की कोवेलेंट रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कोवेलेंट रेडियस ऑफ आर्सेनिक। ठीक है। ये मानना है दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। आगे क्या लिखेंगे? एज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्सेनिक एंड क्लोरीन आर सेम। आपको ये मानना है कि आर्सेनिक और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, और क्लोरीन की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 1 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। क्लोरीन का रेडियस दे रखा है, आर्सेनिक का रेडियस निकालना है। क्लोरीन का रेडियस दे रखा है, आर्सेनिक का रेडियस निकालना है, और ये मान के चल रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों की सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है? दैट मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? 0। तो क्या केस लग जाएगा, बोलो जरा। अरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 0। तो कौन सा केस हो गया? देयरफॉर क्या हो गया केस? बताओ। डी ए बी इक्वल टू क्या होगा? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। यही था। यहाँ तुमको स्टीवेंसन फॉर्मूला नहीं लगाना। स्टीवेंसन फॉर्मूला कब लगेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। यहाँ तो डिफरेंस क्या है? 0 है ना। मैंने क्या बोला? आर्सेनिक क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है या 0 है। तो फिर तो अपना ये वाला केस हो गया ना, केस ही बदल गया। स्टीवेंसन वाला केस थोड़ी लगेगा यहाँ। अब आपको क्या है, वैल्यू दे रखी है, करो। कितना आया? 1.2। ठीक है। ये डिस्टेंस अपने को दे, तो यहाँ पे अपन क्या ए बी की जगह कर दो आर्सेनिक क्लोराइड। ये आर्सेनिक क्लोराइड और रेडियस ऑफ आर्सेनिक प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो ये हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 2.2। आर्सेनिक की रेडियस निकालनी है आपको, प्लस इसकी कितनी है? 1। तो आर्सेनिक की रेडियस क्या हो जाएगी? 2.2 माइनस 1, 1.2 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही बात? आपको है ना जल्दबाजी नहीं करना, सुनो ध्यान से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो स्टीवेंसन फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली तरीके से पढ़ो पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? समझ में आ गई बात? एक दो क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट टर्न पर।